हेलो गाइस, मैं हूं हिमांशु शाक्य। आपके टैक्स आज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो आज मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा टैक्स कंसिडरेशन फॉर रेंटल प्रॉपर्टी ओनर्स। यानी कि अगर आपने आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दे रखी है, और अगर उससे आपको इनकम आती है, तो आपको इंडिया के अंदर क्या क्या टैक्स कंसिडरेशन हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या टैक्स पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है इनकम टैक्स, फिर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स। ये तीन मेजरली टैक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम इनकम टैक्स के अंदर बेसिकली अगर आपको कोई भी इनकम होती है, तो आपको अपनी इनकम का कोई पार्ट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स के रूप में, जिसे अगर इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे रेंटल इनकम के बारे में। अगर रेंटल इनकम आपको रिसीव होती है, तो कितनी भी रिसीव हो, आपको ये टैक्स में के रूप में पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनकम टैक्स के अंदर आपको कुछ डिडक्शंस भी अलाउ होती हैं। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे, अगर आपको एनुअली 2.5 लाख से ज़्यादा की रेंटल इनकम रिसीव हो, तो आपको टैक्स कंसिडरेशन के रूप में, यानी कि स्लैब रेट के रूप में, आपको इनकम टैक्स के अंदर पे करना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, और अगर 2.5 लाख से कम हो, तो आपका जीरो जीरो टैक्स बनेगा। यानी कि अगर आपको 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम हो रही है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा रेंटल इनकम इनकम पे। और अगर 2.5 लाख से कम है, तो आपको रेंटल इनकम के अंदर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 24A, यानी कि अगर आपको रेंटल इनकम हो रही हो और आपको 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। इसे आप इनकम टैक्स के अंदर क्लेम कर सकते हो। और सेक्शन 24B के अंडर, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी, ठीक है, उसे लोन पे प्रॉपर्टी परचेज करके आपने बिल्डिंग बनाई और उसे रेंट पर दे दिया। ठीक है, तो आज जब आप इनकम टैक्स के अंदर आईटीआर फाइल करोगे, तो रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर जो आप जिस लोन पे आपने प्रॉपर्टी लेके बनाया था, ठीक है, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसे भी आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, अब जो हमारा अगला टैक्स आता है वो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे, अगर आपको कोई रेंटल इनकम होती है, तो जीएसटी के अंदर भी क्या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे जीएसटी होता है क्या है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर भारत के अंदर कोई भी आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हो, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको, और तो फिर इसमें रेंटल इनकम क्या पर्पस है? अगर भारत में आपकी रेंटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दे रखी है, और उससे वहां से आने वाली इनकम आपको 20 लाख से ज्यादा है, तो आपका एज पर जीएसटी एक्ट आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जिसके अंदर आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट अगर आपकी इनकम 20 लाख से कम हो, तो क्या फिर भी आपको जीएसटी के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे जीएसटी दो तरीके से पे होता है, या तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, या फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि अगर सप्लायर कोई सप्लाई करता है और रिसिपिएंट रिसीव करता है, ठीक है, तो सप्लायर रिसिपिएंट से गुड्स की या सर्विसेज की वैल्यू के साथ साथ जीएसटी भी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की, वो सप्लायर से शिफ्ट होके रिसिपिएंट के पास आ जाती है। ठीक है, जो नॉर्मल सिनेरियो होता है, नॉर्मल सिनेरियो यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इसके अंदर जो सप्लायर होता है वो इनवॉइस वैल्यू के साथ साथ जीएसटी भी कलेक्ट करता है रिसिपिएंट से, और फिर बाद में वो जीएसटी डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट को। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती है सब रिसिपिएंट के ऊपर, यानी कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट को जो जीएसटी वो कौन पे करेगा, वो पे करेगा रिसिपिएंट। ठीक है, इसमें जो डायरेक्ट रिसिपिएंट डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे कर सकता है। ठीक है, जो भी उसने गुड्स या सर्विसेज परचेज की हो, उसके उस पर जितना भी टैक्स हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर आप लैंडलॉर्ड हो, ठीक है, यानी कि कोई भी लैंडलॉर्ड अगर अपनी प्रॉपर्टी देता है रेंट पे, तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, यानी कि उसकी रेंटल इनकम एनुअल में साल साल भर में 20 लाख से कम होगी। ठीक है, तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर जीएसटी जो पे होगा वो आरसीएम के अंदर पे होगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हर प्रॉपर्टी पे, हर यानी कि हर रेंटल इनकम पे जीएसटी पे होगा आरसीएम के अंडर। ठीक है, तो उसका आंसर आता है नहीं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेके एज अ रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करते हो, तो उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी देता है
लैंड रेंट पे प्रोप्राइटरशिप को। प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल दोनों सेम पर्सन होता है, इनकी सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का पैन नंबर सेम होता है। प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल दोनों का पैन नंबर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और अगर प्रोप्राइटर प्रॉपर्टी रेंट पे तो ले लेता है और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज कर रहा है, बट उसका जो रेंट है वो फर्म के अकाउंट से पे कर रहा है, यानी कि फर्म के पीएनएल में वो डेबिट करेगा एक्सपेंस को, तो वो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल होगा अंडर एज पर आरसीएम। अब आरसीएम के अंदर जो प्रोप्राइटर होगा वो खुद जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, बट दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसने ले तो लिया, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ले ली और उसे अपने ओन अकाउंट से पे कर रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, अब अगर वो तीसरा सिनेरियो है प्रोप्राइटरशिप में कि अगर वो प्रोप्राइटरशिप में उसने जो प्रॉपर्टी ली है रेंट पे और उसे एज अ कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, अपने प्रोप्राइटरशिप रन रन करने के लिए यूज कर रहा है, तो उसमें भी जीएसटी पे होगा एज पर आरसीएम। ठीक है, अब अगला सिनेरियो ये हो सकता है कि लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी दी है पार्टनरशिप या एलएलपी को। ठीक है, पार्टनरशिप या एलएलपी को। ठीक है, अब जो वहाँ के पार्टनर हैं, जो पार्टनर हैं वो प्रोप्राइटर, जो वहाँ के पार्टनरशिप या एलएलपी के पार्टनर हैं, वो अगर प्रॉपर्टी को एज ए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और अपने ओन अकाउंट से पेमेंट करते हैं रेंट की लैंडलॉर्ड को, तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। और अगर पार्टनर और वो जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि फर्म के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम। ठीक है, अब अगले केस में ये हो सकता है कि लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी है कंपनी को, और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर हैं वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और वो अपने ओन अकाउंट से पे करेंगे, तो ये भी एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, बट एज अ कमर्शियल पर्पस के लिए कंपनी अगर उस प्रॉपर्टी का यूज कर रही है, तो वो भी टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम। ठीक है, ये था हमारा अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड का सिनेरियो। अब हम बात करेंगे अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो, तो यानी कि इस केस में क्या होगा? इस केस में जो टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लायबिलिटी होगी वो किसके पास होगी? लैंडलॉर्ड के पास, क्योंकि इस केस में सप्लायर है। ठीक है, यानी कि इस केस में जो जीएसटी पे होगा वो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर या फॉरवर्ड, जिसे हम कह सकते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पे होगा। अब उसने जो प्रॉपर्टी दी दो पर्पस के लिए दे सकता है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए देता है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज हो रही है, तो वो भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, और अगर वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है, बट जो प्रॉपर्टी और एज अ रेजिडेंशियल पर्पस यूज हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी एग्जाम्प्ट होगा। बट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी है तो ले टेनेंट ने, बट वो किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो वो भी फिर हमारा टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब अगला जो सिनेरियो आता है, अगला जो केस आता है, होता है म्युनिसिपल टैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि आपको कोई रेंटल इनकम होती है, तो उस पे आपको क्या म्युनिसिपल टैक्स के अंदर क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? जिस भी लोकेलिटी में आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसकी जो लोकल अथॉरिटी होती है, लोकल जो गवर्नमेंट जो होती है, वो आपसे कुछ टैक्स चार्ज करती है, जिसे हम म्युनिसिपल टैक्स करते हैं। अभी टैक्स होता है कितना? ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का एक फिक्स परसेंटेज होता है जो आपको एनुअली जमा करना पड़ता है लोकल अथॉरिटी जाके। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप पे फाइन या इंटरेस्ट चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला जो आता है टीडीएस ऑन रेंटल इनकम, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आपको रेंटल इनकम हो रही है तो क्या उस पर भी आपका टीडीएस कटेगा? अगला इसका क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है टीडीएस काटेगा कौन? लैंडलॉर्ड काटेगा, टेनेंट काटेगा? ठीक है, टीडीएस हमेशा वो पर्सन काटेगा जो पेमेंट कर रहा हो, यानी कि इस केस में रेंटल इनकम के केस में जो पेमेंट है हमेशा टेनेंट करेगा, तो यानी कि वो काटेगा। तो क्या हर टेनेंट काट सकता है? ठीक है, और काट सकता है तो कितना काटेगा? ठीक है, टीडीएस कितना काटेगा, किस अमाउंट पे काटेगा? ठीक है, टीडीएस हमेशा एक फिक्स्ड रेट से काटा जाता है जो इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। अगर जो टेनेंट है हमारा वो 2,40,000 से ज्यादा एंड एक फाइनेंशियल ईयर में रेंट पे करता है, तो एज पर सेक्शन 194 आई के अंदर वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, और अगर वो, या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि वो 50,000 पर मंथ से ज्यादा इनका ज्यादा रेंट पे कर रहा हो, तो एज पर सेक्शन 194 आईबी के अंदर काटेगा। बट ये दो सेक्शन क्यों अलग अलग? सेक्शन क्यों? दोनों सेक्शन अलग अलग बात कर रही है। एक के अंदर लिमिट बताई गई 2,40,000, एक के अंदर लिमिट बताई गई 50,000। ऐसा क्यों? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशंस क्या क्या होती हैं, यानी कि कौन कौन टीडीएस काट सकता है और काटने के चांसेस क्या होते हैं। यानी कि उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारी ये आती है कि उस पर एप्लीकेबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए। जब तक एप्लीकेबिलिटी फुलफिल नहीं होगी तब तक वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता, और टीडीएस डिडक्ट करने के लिए उसके पास 10 नंबर होना बहुत जरूरी है। जब तक उसके पास 10 नंबर नहीं है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की थी
थोड़ी इनकम टैक्स की दो सेक्शन की, सेक्शन 194 आई एंड सेक्शन 194 आई बी। ठीक है, उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। सेक्शन 194 आई कहता है कि इंडिविजुअल या एचयूएफ को छोड़ के इसके अंदर सारे टीडीएस काटेंगे अगर वो रेंट 2,40,000 से ज्यादा पे कर रहे हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और इंडिविजुअल या एचयूएफ भी इसके अंदर टैक्स काट सकते हैं, यानी कि टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, बट अगर उन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो तो। जब तक उनके पास टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी वो एज पर सेक्शन 194 आई के अंदर टैक्स नहीं काट सकते। ठीक है, और इसके सेक्शन 194 आई के अंदर जो टीडीएस का जो रेट है वो फिक्स है, यानी कि इसमें जो जो रेंट पे करेंगे उसका 10% उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये थी हमारी सेक्शन 194 आई। अब हम बात करेंगे सेक्शन 194 आई बी। इसके अंदर टैक्स कितना डिडक्ट किया जाता है, कौन कौन डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 194 आई बी के अंदर इंडिविजुअल या एचयूएफ ही टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब इंडिविजुअल या एचयूएफ वही इंडिविजुअल या एचयूएफ जो एज पर सेक्शन 194 आई के अंदर कवर ना हो, यानी कि जिन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी, केवल वो ही सेक्शन 194 आई की बी के अंदर टैक्स यानी कि टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। बट अगर उनका रेंट जो पे कर रहे हैं वो 50,000 पर मंथ से ज्यादा है तो, अगर 50,000 पर मंथ से ज्यादा होगा तभी वो जाके टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन ये आता है, वो टीडीएस डिडक्ट तो कर सकते हैं बट कितना टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर दो परसेंटेज डिफाइन है। अगर लैंडलॉर्ड का पैन अवेलेबल है तो वो रेंट जितना पे कर रहे हैं उसका 5% टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और अगर लैंडलॉर्ड का पैन अवेलेबल नहीं है तो वो जितना टीडीएस पे कर रहे होंगे, यानी कि जितना रेंट पे कर रहे होंगे उसका 20% टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और जो बाद में वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको हो सकते हैं, कंसिडरेशन आपको फॉलो करने होते हैं रेंटल इनकम अगर आपको हो रही हो तो। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही नॉलेज के लिए टेक्सास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।